बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने पहला लेक्चर जो है वो पढ़ लिया था। पहला लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन था, उसमें फ़िज़िक्स के बारे में, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस ये हमने पढ़ ली थी। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा लेक्चर है आज का वो है रोल ऑफ फ़िज़िक्स या साइंस इन टेक्नोलॉजी, या रोज़मर्रा लाइफ के अंदर फ़िज़िक्स का क्या किरदार है, क्या कारनामा है, फ़िज़िक्स क्या करती है, इस वाले से है। जब आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो उसमें जो मुख्तलिफ़ कारनामे हैं बताए हुए हैं। कुछ ज़ाहिर सारे तो नहीं लिख सकते, कुछ आपके सामने भी होते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं आप। तो भाई सबसे पहले जानना ये है कि टेक्नोलॉजी है क्या, टेक्नोलॉजी क्या होती है। फ़िज़िक्स को तो हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, बता चुके हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि भाई जो हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर साइंस या फिज़िक्स के नॉलेज को अप्लाई किया जाता है, ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी। मसलन कंप्यूटर बनाया गया, कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब बनाया गया तो उसके ऊपर फिज़िक्स के कवानीन को इस्तेमाल किया गया। एरोप्लेन की एग्जांपल ले लें आप। एरोप्लेन बनाया गया, टेक्नोलॉजी है, हवा के अंदर उड़ रहा है, फिजिक्स के कवानीन पे उड़ रहा है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी के मतलब होते हैं कि हमारे इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें हैं उनको जब बनाया गया, साइंस के उसूल, साइंस के इल्म को अप्लाई करके बनाया गया, ये टेक्नोलॉजी बन जाती है। यानी मैं सिंपल फ़र्क इस तरह बता सकता हूं कि जो इल्म है वो तो है साइंस, इल्म का अप्लाई करना वो बन जाएगा टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी, मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारे इसके जो रोल हो सकते हैं फिज़िक्स या साइंस की टेक्नोलॉजी में। चंद एक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मसलन पहले नंबर पे आपके सिलेबस में बताया गया है, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट role of physics for the development of technology and engineering। ठीक है, यानी पहला पॉइंट यही है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की या इंजीनियरिंग की तरक्की के लिए फिजिक्स का या साइंस का, क्योंकि फिजिक्स साइंस की ब्रांच है तो हम यहाँ पे फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यही है। तो फिजिक्स या साइंस का बहुत ही अहम रोल है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो आपके सिलेबस में बताया गया है, साइंस या फिजिक्स, बार बार कह रहा हूं, हैज बीन चेंज्ड द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी इंसानियत। दूसरे पॉइंट में उसने ये बताया हुआ है कि साइंस तब्दील कर चुकी है आइडियाज को, तस्वुरात को, ख्यालात को। इंसानी बहुत सारे ऐसे ख्यालात या तस्वुरात थे जब साइंस नहीं थी, जो साइंस के बिल्कुल बरअक्स थे। तो साइंस ने आके बताया भी हकीकत ये है, क्योंकि आपको शुरू में बताया था कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें सच्चाई बताता है चीज़ों की। तो यहाँ पे तस्वुरात को तब्दील कर दिया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको इस पॉइंट को समझने के लिए। वो ये है, आपने सुना होगा कि भाई रात के वक्त जो है दरख्त के नीचे नहीं सोना, क्योंकि वहाँ जिन होते हैं, भूत होते हैं। साइंस ने बताया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। असल में ये है कि दिन के वक्त दरख्त जो है वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन,
और रात के वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें जो है वो तो दिन के वक्त भी रात के वक्त भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और दरख्त क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वहां मिकदार ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमारी सांस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जिन है, भूत है। तो साइंस ने ही बताया ना हमें कि असल वजह ये है। तो इसीलिए उसने कहा कि साइंस हैज बीन चेंज्ड, तब्दील कर चुकी है, द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत, इंसानी तस्वुरात को तब्दील कर चुकी है। तीसरे नंबर पे है साइंस हैज बीन मेड very closer to one another। साइंस एक दूसरे को बहुत ज्यादा करीब ला चुकी है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस पॉइंट के हवाले से कि हमारा जो मीडिया है, यानी पहले जैसे आजकल ये वबा जो है वो छाई हुई है, वबा कोरोना की, तो अगर ये मीडिया ना होता तो पता नहीं कितने अरसे के बाद जाके किसी बंदे की मदद से हमें पता चलता कि कोई वबा है। अब मीडिया है, मीडिया से हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि भी इस तरह की वबा जो है वो छाई हुई है। इसी तरह एक और मिसाल, अगर मैं टेली कम्युनिकेशन में जाऊं, जिसमें आप दूर दराज बैठे हुए बंदे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं बआसानी, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो बिल्कुल करीब बैठा हो, हमारे बिल्कुल करीब बैठा हो और हमसे बात कर रहा हो। इसी तरह वीडियो कॉल्स हो जाती हैं नेट की मदद से, तो आपको लगता है कि जैसे वो बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। तो ये किसकी बदौलत है? साइंस की। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर साइंस का अहम किरदार है। इसी तरह चौथे नंबर पे मैं अगर यहाँ पे आपको पॉइंट बताना चाहूँ तो वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर का जो इतना वसी नेटवर्क है, ये किसका प्रोडक्ट है, ये किससे बना हुआ है? आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो है एक चिप होती है। क्या होती है? चिप। ये चिप किस चीज की बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन की चिप बनाई गई है। अगर ये चिप ना हो तो कंप्यूटर नहीं है। तो सिलिकॉन की चिप बनाई गई, और सिलिकॉन जो है ये हासिल कहां से होता है? सैंड से। ये देखें, मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूं साथ साथ। मारूजी आ सकती है कि सिलिकॉन कहां से ऑब्टेन्ड होता है, कहां से हासिल होता है? तो जवाब है सैंड से, रेत से। और सिलिकॉन की क्या बनाई जाती हैं? चिप। उसके बाद ये जो सिलिकॉन की जो चिप बनाई गई है, जो कि रेत से हासिल किया गया सिलिकॉन, अब इस चिप को बनाते हुए जाहिर है कुछ कवानीन, कुछ असूलों को मद्देनजर रखा गया होगा ना। तो वो किसके असूल थे? फिजिक्स के। फिजिक्स के कवानीन थे। फिजिक्स की मदद से ये चिप बनाई गई, और चिप से क्या बनाया गया? कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाए गए। ठीक है, तो ये था भाई रोल ऑफ फिजिक्स या साइंस इन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, इनको डिफाइन करना है हमने। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। पहले चैप्टर के अंदर पैमाइशें या मेजरमेंट का था। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले देखें, क्वांटिटीज यानी मिकदारें। फिजिकल, फिजिक्स, फिजिकल यानी आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं जो मिकदारें फिजिक्स में होते हैं उनको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिक्स में क्वांटिटीज से क्या मुराद होगा? एक छोटी सी मिसाल सुनिए, फिर उसके बाद इनको डिफाइन करते हैं। ये मैटर है। क्या आप इस बोर्ड मार्कर, जो कि मैटर ही है, इस बोर्ड मार्कर की लेंथ मेजर कर सकते हैं? क्या आप इसका ये जो सर्कल है इसका एरिया मालूम कर सकते हैं? क्या आप इस बोर्ड मार्कर का मास मालूम कर सकते हैं? वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं?
क्या आप इसका वजन मालूम कर सकते हैं? तो ये जितनी मिकदारें मैंने आपको बताई, लेंथ, मैस, वेट वजन, वॉल्यूम, एरिया, ये सारी मिकदारें फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब इनको डिफाइन कैसे करना है? क्योंकि मैंने कहा इन तमाम मिकदारों की पैमाइश हो सकती है, तो इसीलिए हम कहते हैं वो तमाम मिकदारें जो काबिले पैमाइश हों, जिनकी पैमाइश की जा सके, उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। उर्दू में कहते हैं तभी मिकदारें। तो वो मिकदारें, वो क्वांटिटीज जो मेजरेबल हैं, जो काबिले पैमाइश हैं, उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसकी हम तारीफ बनाएंगे। ऑल, ये आपने 9th में पढ़ी थी ये तारीफ, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एक तारीफ तो यह है जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी थी, वही तारीफ मैंने यहां पे दोबारा लिख दी, डेफिनेशन। अब मैं एक और डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। वो डेफिनेशन बताने से पहले भी आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप 10th क्लास में अभी भी पढ़ के आए, आपने एक कानून पढ़ा था करंट और वोल्टेज के बारे में, ओम्स लॉ। आपने पढ़ा था कि I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट जो किसी कंडक्टर से गुजर रहा हो, वो कंडक्टर के सिरों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ओम लॉ है। इसी तरह आपने पढ़ा 9th क्लास में स्ट्रेन स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है आपने। हुक्स लॉ, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। तो अगर आप इन कवानीन, ये कवानीन है, ये लॉज हैं, अगर आप इन लॉज या कवानीन को देखें तो ये बयान कर ही नहीं सकते अगर I और V ना होते, करंट और वोल्टेज अगर ना होते तो आप इन कवानीन को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि वो तमाम मिकदारें, वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी बुनियाद पर फिजिक्स के कवानीन को एक्सप्रेस, फिजिक्स के कवानीन को बयान किया जा सके, उनको भी क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। तो दूसरी तारीफ देखिए जरा, ऑल दोज क्वांटिटीज बाय विच, जिनसे फिजिक्स लॉज आर एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड, जाहिर किए जाते हैं या बयान किए जाते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल देना चाहें, मैस, वॉल्यूम, फोर्स, टेंशन वगैरह वगैरह, ये सारी, जैसे कहा मैंने, तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज जो है वो क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की अकसाम, ये मारूजी बन सकती है कि कितनी है, तो याद रखना है 2 हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1, बेस क्वांटिटीज। उर्दू में पढ़ा होगा आपने, बुनियादी मिकदारें। तो बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस बुनियाद। बुनियाद क्या होती है? बुनियाद तो हम यही समझते हैं कि ऐसी चीज जो ना बनी हो बनाती हो, यानी वो खुद नहीं बनी हुई, दूसरी चीजें जरूर बनाएंगी। तो
बिल्कुल ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज में ऐसी मिकदारें हैं जो किसी से नहीं बनी, हां वो मिल के नई मिकदारें जरूर बनाएंगे। तो इन मिकदारों को, इनकी बड़ी महदूद तादाद है, 7 तादाद है, पढ़ा होगा आपने। नाम भी आपको बता दूं कि टेबल बना के जब हम यूनिट पढ़ लेंगे उसके बाद मैं टेबल बनाऊंगा, बेस क्वांटिटी, फिर उसका यूनिट, फिर उसकी अलामत जो आपको याद रखनी है। तो भाई बेस क्वांटिटी की हम डेफिनेशन बनाएंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि इसकी टाइप है, द फिजिकल क्वांटिटीज that are not made by other quantities but have their own identification are called base quantities। दोबारा देखें डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी तभी मिकदारें, डेट आर नॉट मेड जो नहीं बनी हुई, बाय अदर क्वांटिटीज दूसरी मिकदारों से, बट हैव बल्कि रखती हैं, देयर अपनी ओन अपनी ही खुद की आइडेंटिफिकेशन पहचान, आइडेंटिफिकेशन मीन पहचान, आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। अब इनकी तादाद के बारे में अगर पूछा जाए, दे आर 7 इन नंबर, इनकी तादाद 7 है। कौन कौन सी, अभी मैं फिलहाल नाम बता रहा हूं, बाद में टेबल बना दूंगा। नंबर 1 मैस, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर 7 इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। उसके बाद है भाई दूसरी जो इसकी टाइप है, इसका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज। उर्दू में पढ़ा होगा आपने, माखुज मिकदारें, माखुज अखज की जाने वाली, निकाली जाने वाली, बनाई जाने वाली, जो बनाई गई हों, नाम खुद बता रहा है आपको कि भाई ऐसी मिकदारें जिनकी अपनी पहचान नहीं है खुद की, यानी ये ऐसा नहीं है कि किसी और से नहीं बनी, बनी हुई हैं ये। तो इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज that are made by other physical quantities। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन बना दी, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब अगर इनकी तादाद पूछी जाए भी कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा दे आर नॉट फिक्स्ड इन नंबर, इनकी तादाद फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बन सकती हैं, इनकी तादाद तो फिक्स थी, 7 थी। इसका मतलब अगर यहाँ एक मारूजी आ जाए कि इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी है, कौन सी बेस क्वांटिटी नहीं है, तो उसका बड़ा ही आसान हल कि ये जो 7 तादाद आपको बताई थी, लिख भी दूंगा, वो याद कर लें, अगर उनमें से है तो बेस, अगर नहीं है तो डिराइव, क्योंकि 2 ही तो ऑप्शन है आपके पास, है या नहीं है। तो है और नहीं के लिए आपको जो कम तादाद है उनको तो याद रखें आप, तो 7 तादाद याद रख लें, समझें, आप इस काबिल हो जाएंगे कि बता पाएं कि बेस है या डिराइव है। ओके, अच्छा भी उसके बाद है यूनिट। अच्छा भी उसके बाद है यूनिट। यूनिट क्या होता है फिजिक्स के अंदर? यूनिट स्टैंडर्ड को कहा जाता है, यानी यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, मेयार।
अब म्यार क्या होता है? आम तौर पे जब हम म्यार ले रहे होते हैं, म्यार का जो काम होता है वो होता है कंपैरिजन करना कि कौन सी चीज़ किससे बड़ी है, कौन सी चीज़ किससे छोटी है, कौन सी चीज़ किस से अच्छी है या बुरी है। तो ये स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल ऐसे ही फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान कंपैरिजन, मवाजना कि भाई ये लेंथ है या ये मैस होगा या ये जो है वो टेम्परेचर होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, इनके दरमियान जो कंपैरिजन है वो यूनिट यानी स्टैंडर्ड से करेंगे और किसी सेम जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कम या ज़्यादा का। मसलन हम लेंथ लेते हैं, हम कहते हैं कि एक जो है वो मीटर है या फिर किलोमीटर है, तो किलोमीटर मीटर से क्या है ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड। मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो ये स्टैंडर्ड है। तो यूनिट को हम डिफाइन करेंगे, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड टू कंपेयर एंड differentiate between the physical quantities। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है स्टेप्स टू मेजर द बेस क्वांटिटीज। कि अगर आप बेस क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं तो कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आपने मेजर करना है। तो यहां पे दो स्टेप्स बताए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि पूछा जा सकता है कि आप बेस क्वांटिटी को मेजर पैमाइश करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। दो तादाद है। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप जो है वो है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। आप जो बेस क्वांटिटी मेजर करने जा रहे हैं उसके लिए आपने स्टैंडर्ड को चूज करना है कि कौन सा रखना है। यहां पे मसलन आप लेंथ की मेजरमेंट करने जा रहे हैं। जब आप लेंथ की मेजरमेंट करेंगे पहले सबसे पहला काम करना है आपने उसके लिए स्टैंडर्ड ले लेना है यानी यूनिट ले लेना है कि भाई मैं लेंथ जो है मेजर करने जा रहा हूं मीटर में। दूसरे नंबर पे क्या करना है आपने, प्रोसीजर टू कंपेयर द क्वांटिटीज प्रोसीजर टू कंपेयर क्वांटिटीज विच आर बीइंग मेजर्ड विद स्टैंडर्ड। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि एक तरीकाकार, एक मेथड अपनाना है कि जो आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं जिस बेस क्वांटिटी की, फिर उसका मवाजना किस तरह करना है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, आपने स्टैंडर्ड रख लिया था 1 मीटर कि मीटर जो है वो लेंथ का स्टैंडर्ड मैंने ये चूज कर दिया। फिर उसके बाद आपने लेंथ मेजर करना शुरू कर दी। एक तरीकाकार होगा, आपको इंस्ट्रूमेंट जो है कोई मेजरिंग टेप जो है या मीटर रॉड को उठाएंगे, आप एक दीवार की लंबाई मालूम करते हैं। आपके पास दीवार की लंबाई आ जाती है 10 मीटर या 2 मीटर या 5 मीटर, जो भी लंबाई आ जाती है। तो फिर उसके बाद जो है आप कंपेयर करेंगे कि भाई ये 10 मीटर ये दीवार की लंबाई हमारे उस स्टैंडर्ड से 10 गुना ज़्यादा है या 5 गुना जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये दो तरीकाकार हैं कि आपने स्टैंडर्ड को चूज कर लेना है, फिर उसके बाद जो है कौन से तरीके से आपने जो है कंपैरिजन करना है उन क्वांटिटीज़ के लिए स्टैंडर्ड की मदद से। तो ये दो स्टेप्स हो गए। उसके बाद है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड। ये भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन या मारूजी में आ सकता है कि जो आइडियल स्टैंडर्ड है या यूनिट है उसकी क्या क्या खूबी होनी चाहिए। तो इसका जवाब भी है कि 2 खूबियां होनी चाहिए जो आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई हैं, उनको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। तो वो 2 क्या है? नंबर 1, पहली खासियत है आइडियल स्टैंडर्ड की, इट शुड बी एक्सेसिबल। यानी ये ऐसा स्टैंडर्ड रखना है आपने, ऐसा स्टैंडर्ड जो है वो लेना है जो अवेलेबल भी हो। छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप मीटर रॉड बनाते हैं लेंथ की मेजरमेंट के लिए, जो मीटर रॉड जो है वो 1 मीटर उसकी लेंथ होती है, तो उसकी मेजरमेंट के लिए जो मीटर रॉड बनाएंगे पहले उसका कंपैरिजन करेंगे उस सही मीटर रॉड के साथ। तो जो सही मीटर रॉड है वो हमारी पहुंच में होना चाहिए। ये ना हो कि ऐसी जगह मौजूद हो जहां तक हम पहुंच भी ना सकें, अपनी मर्जी से मीटर रॉड बना लें, तो ये हो सकता है कि वो मीटर रॉड की लंबाई ज़्यादा हो जाए या मीटर रॉड की क्या हो जाए, लंबाई कम हो जाए। तो इसीलिए ऐसा स्टैंडर्ड लेना है जहां तक रसाई भी हो हमारी। दूसरी जो खासियत है, इट शुड बी इनवेरिएबल। वेरिएबल कहा जाता है कि जो तब्दील हो, लेकिन यहाँ है इनवेरिएबल, जो तब्दील ना हो। तो भाई आपने आइडियल स्टैंडर्ड ऐसा लेना है जो तब्दील ना होता हो। मसलन अगर ये वेरिएबल होता, जैसे आपने एक स्टैंडर्ड लिया, फिर वही एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि लेंथ के लिए स्टैंडर्ड लिया आपने मीटर। अब अगर वो मीटर रॉड जो है उसकी लंबाई कराची में और लाहौर में और मरी में और होगी, तो ज़ाहिर है पैमाइशें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो आपने ऐसा स्टैंडर्ड लेना है कि हर जगह उसकी वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। तो इसीलिए इट शुड बी इन वेरिएबल। उसके बाद है भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जिसको इन शॉर्ट SI भी कहा जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट मीन मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टैंडर्ड है। तो इसके हवाले से एक इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी, पूरी दुनिया के लिहाज से एक निज़ाम बनाया गया जिसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि 1916 में पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई मेजरमेंट और वेट के हवाले से, जिसमें एक इशू जो है, एक प्रॉब्लम को राइज किया गया, बताया गया कि एक मसला आ रहा है तिजारत के हवाले से, और वो मसला है मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट के हवाले से जो स्टैंडर्ड लिए जा रहे थे, कहीं कोई लिया जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि एक निज़ाम होना चाहिए जो हर जगह दुनिया में हर जगह एक ही स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करे। तो उस निज़ाम को फिर नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर जैसे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हर सूबे को ये अख्तियार हो कि आप मेडिसिन बनाएं और मेडिसिन के नाम जो चाहें आप रख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो कि अगर एक सूबे में सर के दर्द की गोली का नाम डिस्प्रिन रखा गया और दूसरे सूबे में डिस्प्रिन नाम है पेट के दर्द की गोली का, तो प्रॉब्लम क्या होगी? नाम वही है लेकिन काम डिफरेंट है। अब ये हो सकता है कि वही जो ऐसे सूबे में रह रहा है जहां डिस्प्रिन सर के दर्द की गोली का नाम है, और वहां चला जाता है जहां डिस्प्रिन पेट के दर्द की गोली का नाम है। वो जाके कहता है मुझे डिस्प्रिन दे क्योंकि उसके सर में दर्द है,
तो जब वो खा लेगा तो क्या आपको लगता है कि उसके सर के दर्द का आराम ठीक हो जाएगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो गोली तो पेट के दर्द की है। तो मसला तो हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मेजरमेंट के हवाले से स्टैंडर्ड में मसला आ रहा था कि कोई मुल्क ने कौन सा स्टैंडर्ड लिया हुआ है, कोई मुल्क ने कौन सा लिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन शॉर्ट क्या कहा जाता है? SI, सिस्टम इंटरनेशनल। तो आइए देखते हैं इस सिस्टम के अंदर जो है, जो यूनिट है, ये यूनिट के हवाले से जो यूनिट है, यूनिट के 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स बनाई गई। ये मारूजी आती है कि यूनिट की सिस्टम इंटरनेशनल में कितनी टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 बेस यूनिट्स, नंबर 2 डिराइव्ड यूनिट्स, और तीसरे नंबर पे है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये 3 टाइप्स हैं यूनिट की सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे हम बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या होते हैं? आप शायद सोच रहे होंगे कि जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी तो उसकी हमने 2 टाइप्स बताई थी, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन जब हम यूनिट पढ़ रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, 2 नहीं 3 टाइप्स बन गई, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट। बेस यूनिट क्या होते हैं? नाम से वाज़ेह हो रहा है, यूनिट का मतलब तो स्टैंडर्ड है जो मेजरमेंट के लिए या कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। अब बेस यूनिट वो यूनिट होंगे जो बेस क्वांटिटी को मेजर करेंगे या बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे या बेस क्वांटिटीज के लिए यूनिट होंगे। तो इसलिए इनको हम डिफाइन करते हैं, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज are called base units। अब आपको पहले मैंने बताया कि बेस क्वांटिटी के यूनिट हैं, तो जितना बेस क्वांटिटीज हैं उतने यूनिट होंगे। तो यहां भी ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि भी बेस यूनिट की तादाद कितनी है, तो सेम, क्योंकि बेस क्वांटिटीज भी कितनी थी? 7, तो बेस यूनिट भी कितने होंगे? 7 होंगे। तो एक टेबल बना रहा हूं यहां पे जिसमें मैंने बेस क्वांटिटी, उसका यूनिट और उसका जो सिंबल है, अलामत है, वो यहां पे लिखना है। हाँ जी, नंबर 1 लेंथ, ये बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, और भी हो सकते हैं लेकिन SI मीटर है, और इसकी जो अलामत है वो स्मॉल है। नंबर 2 टाइम, इसका यूनिट SI में सेकेंड, और जाहिर किया जाता है छोटे s से, बड़ा S नहीं, छोटा s लिखना है। नंबर 3 मैस, मैस का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम, और उसे kg से जाहिर किया जाता है। नंबर 4 टेम्परेचर, इसका यूनिट है केल्विन, और इसे बड़े K से जाहिर करना है, अलामत इसकी क्या है? कैपिटल K। इसी तरह ये नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट एम्पेयर, और रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल जो है वो कैपिटल A होगा। नंबर 5 सॉरी, ये नंबर 5, ये नंबर 6,
नंबर 6 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका SI यूनिट मोल और सिंबल है MOL और आखिरी बेस क्वांटिटी नाम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट कैंडेला और इसे CD से जाहिर किया जाता है। तो भाई ये हैं बेस क्वांटिटीज, उनके यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के लिहाज से और उनके सिंबल। ये टेबल आपने याद रखनी है। आम तौर पे ये जब सवाल आता है तो गलती कर जाते हैं बच्चे कि पूछा जाता है कि नेम द बेस यूनिट, लिख देते हैं लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर वगैरह। ये तो क्वांटिटी है। यूनिट स्टैंडर्ड के बारे में पूछ रहा है, वो मीटर है, सेकंड है, किलोग्राम है, केल्विन है, एम्पेयर है, मोल है और कैंडेला। अगर वो कहे बेस क्वांटिटी तो फिर आपने लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो भाई ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। कुछ डेफिनेशंस थी आज हमने पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, उनकी तादाद और उनकी डेफिनेशन और ये तीसरी कैटेगरी या तीसरी टाइप बनाई क्यों गई, क्या वजह थी, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।